बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आपको पता है कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सॉलिड की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया। टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड और पॉलीमेरिक सॉलिड। एक एक चीज़ मैंने डिटेल में आपको बताई। फिर लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन, इनको हमने डिटेल में पढ़ा, इनकी टाइप्स को। आज बारी आ गई है जनाब इलास्टिक मॉडुलस की। बड़े ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। एमडी कैट से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आएंगे और आज असल में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ इलास्टिक मॉडुलस। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जी जनाब, इलास्टिक मॉडुलस को ई से जाहिर करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों ने साइड पे लिख लेना है। जो बच्चों के दिन में कन्फ्यूजन होती है, मैं पहले ही बता दूं, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। तो जनाब, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कुदरती। इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलाई, ये मॉड्यूलाई जमा का लफ्ज़ है ना, फिर इसकी 3 टाइप्स आगे बनती हैं। तो मॉडुलस की जमा मॉड्यूलाई होता है। बच्चे, ये किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक कहते हैं कुदरती। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये अक्सर एमसीक्यूज बोर्ड लेवल पे या एमडी कैट लेवल पे देखा गया है। आगे चलते हैं। हुक लॉ, हुक साइंटिस्ट का नाम है जनाब। इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट के अंदर रहते रहते, ठीक है। हुक लॉ क्या कहता है जी? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके हो गया। ये हुक लॉ की होगी डेफिनेशन, लिमिट के अंदर रहते रहते। तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगी? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। स्ट्रेस इज इक्वल टू, इसको मैं कांस्टेंट को आप के लिख लें, के इज कॉल्ड कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो के किसके इक्वल आ जाएगा जी? के इज इक्वल टू, स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। दिस के इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को जरा आप लोग जरा तवज्जो से सुने कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होगी ना, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। अब आपने ना इधर मेरे लफ्ज़ों को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ही गौर से सुनना है। फिर बाद में मैं एमसीक्यू आपसे पूछूंगा, फिर आपने फंस जाना है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट के इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। बच्चे, इस कांस्टेंट की 3 टाइप्स होती हैं, जरा तवज्जो से सुने। कांस्टेंट की 3 टाइप्स है। मैं फिर जोर दे रहा हूं अपनी बात पे ताकि आप परेशान ना हो। कांस्टेंट की 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस को वाई से जाहिर करेंगे, बल्क मॉडुलस को के से, और शेयर मॉडुलस को एस से जाहिर कर लें या जी से जाहिर कर लें। ओके, कोई हर्ज नहीं है। तो अभी मैं इसकी तीनों टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा इलास्टिक मॉडुलस की। आप याद रखेंगे कि स्ट्रेस का यूनिट होता है Nm-2 और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस का यूनिट है वही इस कांस्टेंट का है। उस कांस्टेंट से मुराद है वही यंग मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, शेयर मॉडुलस का, तीनों का यूनिट यही होगा, Nm-2। मैं यानी कि एक बात को कंक्लूड करूं, अभी चैप्टर नंबर 17 अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आपको, स्ट्रेस का यूनिट, ठीक है, उसकी तीनों टाइप्स। स्ट्रेन का तो यूनिट होता ही नहीं ना। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस, कुछ भी है
प्रेशर का यूनिट भी इवन के, सबका यूनिट एक ही है, विच इज कॉल्ड न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू पास्कल। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट भी यही है, तो यंग, बल्क और शेयर मॉडुलस का यूनिट भी यही है। ओके, स्ट्रेन का तो यूनिट होता ही नहीं ना। तो ये तो आ गया जी हुक लॉ। आगे चलते हैं, यंग मॉडुलस हम पढ़ते हैं तीनों टाइप्स। अब बड़े ध्यान से आपने सुनना है। सबसे पहले तो आप लोग नोट करेंगे यंग मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीजों पर अप्लाई होता है। लो जी, पहली कंफ्यूजन तो मैंने इधर ही दूर कर दी है। सर लिक्विड और गैसेस पर यंग मॉडुलस अप्लाई नहीं होता, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड मटेरियल। ओके, यंग मॉडुलस को वाई से जाहिर करेंगे और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, मैं उसको इस तरह लिख रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब मैं मान रहा हूं कि टेंसाइल का मतलब है कि लेंथ इंक्रीज कर रही है। आपको पता है ना, इससे पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी? लीनियर स्ट्रेस, बात समझ आ गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। लीनियर की आगे 2 टाइप्स होती हैं, टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब होता है अगर लेंथ इंक्रीज करे, कंप्रेसिव का मतलब होता है लेंथ डिक्रीज करे। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 सुना तो आपको सारी चीजें पता होंगी, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो यंग मॉडुलस की डेफिनेशन आपने यही लिख लेनी है। क्या बना, मैंने तो फार्मूला लिखा है, आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। और बच्चे फिर मैं इसका फार्मूला लिख दिया, आपने इसी फार्मूले को डेफिनेशन की शक्ल दे देनी है। तो यंग मॉडुलस को वाई से, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी किस्म की स्ट्रेस है सबका फार्मूला एक ही होता है, एफ ओवर ए। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है जी? डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर समझा है, एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो फिर यंग मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल ओवर, एल ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, वाई इज इक्वल टू एफ ज़रब एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल। अब इधर एमडी कैट में आते हैं, एमसीक्यूज, और बच्चे करते हैं गलती। वो कौन सी गलती है मैं आपको बताने लगा हूं। अगर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि मैं फोर्स को डबल कर दूं, सही है, फोर्स को हम डबल कर दें, लेंथ किसी भी बॉडी की लेंथ में चेंज करना है ना, फोर्स को अगर मैं डबल कर दूं तो बताओ यंग मॉडुलस क्या होगा? अब बच्चे आंसर पता क्या करते हैं, सर फोर्स डबल होगी क्योंकि यंग मॉडुलस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी डबल हो जाएगा। यही तो गलती है। मैंने कहा था कि शुरू में एक लफ्ज को आपने गौर से सुनना है। इस कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं भाई, और यंग मॉडुलस तो है ही कांस्टेंट। आपको देखने में लग रहा है कि जिस तरह यंग मॉडुलस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखने में लग रहा है कि यंग मॉडुलस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसी है ना। और देखने में यह भी लग रहा है कि यंग मॉडुलस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और देखने में तो यह भी लग रहा है कि यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चारों चीजें 2 डायरेक्टली है, 2 इनवर्सली है। और मेरे भाई यही तो मैंने आपको बताना है कि ये सारी चीजें ही गलत हैं। ये कोई इस तरह का सीन ही नहीं है। यंग मॉडुलस तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। यानी कि अगर कोई वायर है, अगर मैं उसको कट कर दूं 2 हिस्सों में, एक वायर है ना, उसकी फिर लेंथ हाफ हो जाएगी, तो बताओ फिर यंग मॉडुलस क्या होगा? रिमेन सेम। यंग मॉडुलस इन चीजों के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। और एक बात आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि सॉलिड चीजों पर सिर्फ यंग मॉडुलस अप्लाई होता है, लिक्विड और गैसेस पर अप्लाई नहीं होता। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड। और ये इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता, तो फिर करता किस पे है? ये एंट्री टेस्ट के लेक्चरों में बताऊंगा। अभी फिलहाल बोर्ड के लेक्चर हो रहे हैं तो इतना काफी है। और यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया कि शुरू में मैंने क्या लिखा है, इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो यंग मॉडुलस इन चीजों के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, हर चीज का यंग मॉडुलस अलग होता है।
आप अपनी बुक में देखेंगे आपको टेबल नज़र आएगा और उस टेबल के अंदर यंग मॉडुलस के मुख्तलिफ चीज़ों की वैल्यू दी हुई है। तो अगर मैं टेबल देखूं तो आप ज़रा टेबल पे गौर करें कि वाटर का यंग मॉडुलस 0 है। पता चला क्यों भाई साहब? वाटर का यंग मॉडुलस 0 है क्यों? वाटर लिक्विड है और लिक्विड पर तो यंग मॉडुलस सप्लाई नहीं होता। यही इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। जरा टेबल को गौर से देखें, ये एमसीक्यूज आप लोग नोट करेंगे। द यंग मॉडुलस ऑफ वाटर इज 0 और शेयर मॉडुलस तो अभी हमने पढ़ना है। मरकरी का यंग मॉडुलस भी 0 है, मरकरी भी लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी, सबसे ज़्यादा यंग मॉडुलस किसका होता है? ये बुक वाले ने बताया हुआ है डायमंड का 1120। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने नोट करना है। मरकरी और वाटर का यंग मॉडुलस 0 है, ठीक है, और डायमंड का यंग मॉडुलस सबसे ज़्यादा 1120 और उसके साथ आएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁹ भी आना है। और यंग मॉडुलस का यूनिट मैंने आपको बता दिया है Nm-2, तीनों का एक ही है। तो ये टेबल से आपने ना कुछ एमसीक्यूज याद कर लेने। अब आगे चलते हैं। बल्क मॉडुलस, तवज्जो करें। यंग मॉडुलस तो सिर्फ सॉलिड पे अप्लाई होता है, लेकिन बल्क मॉडुलस की खुसूसियत यह है कि ये सॉलिड पर भी अप्लाई हो जाता है, लिक्विड पर भी अप्लाई हो जाता है और ये गैसेस पर भी अप्लाई होता है। यही इसकी खूबी है। सॉलिड, लिक्विड और गैस हर चीज़ पर बल्क मॉडुलस अप्लाई होता है जनाब। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बल्क मॉडुलस को के से जाहिर करेंगे, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होगी जी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, बल्क मॉडुलस को के से जाहिर करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपने खुद लिख देनी, मैंने फार्मूला लिख दिया है। कैसे लिखेंगे? सिंपल है, द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब बल्क मॉडुलस का फार्मूला फिर क्या बनेगा? K इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया ना, बेशक टेंसाइल स्ट्रेस है, बेशक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, फार्मूला तो सेम ही लगेगा, F/A। स्ट्रेस का फार्मूला एक ही है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला क्या होगा? डेल्टा V/V, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जिस तरह ये लेंथ था, ये वॉल्यूम है, V ऊपर चला जाएगा, तो K इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय V ऊपर चला गया, A इंटू डेल्टा V। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस। अब मेरा ख्याल है मुझे अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह यंग मॉडुलस इन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह बल्क मॉडुलस भी इन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी कि बल्क मॉडुलस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गलत। बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी गलत है। सर बल्क मॉडुलस तो कांस्टेंट है। देखें ना, कांस्टेंट की 3 टाइप्स हैं। तो जो कांस्टेंट होता है वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अभी कुछ बातें मैं आपको बोर्ड लेवल की हद तक बता रहा हूँ, कुछ MD कैट का टच दे रहे हैं। ज़ाहिर बात ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए शायद मुश्किल ना हो जाए। इंशाल्लाह MD कैट के लेक्चरों में मुलाकात करेंगे। जनाब अली, बल्क मॉडुलस F मल्टीप्लाई बाय V वॉल्यूम है, तो ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बल्क मॉडुलस तीनों चीज़ों पर अप्लाई होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और याद रखिएगा कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है जी? द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये याद रखिएगा, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाला चैप्टर, न्यूटन और लेप्लास, याद आया कुछ? तो उसमें हम बल्क मॉडुलस का जिक्र करते थे, वो न्यूटन फार्मूला और लेप्लास फार्मूला, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8। उसमें वॉल्यूम का जिक्र है ना, उसकी वजह क्योंकि वॉल्यूम साउंड ट्रेवल करती है गैस के अंदर, हवा के अंदर, हवा गैस है, तो गैस में तो सिर्फ बल्क मॉडुलस अप्लाई होता है भाई। यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस तो अप्लाई ही नहीं होता गैसेस पर।
इसीलिए वो जो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ते थे ना मॉडुलस, वो बल्क मॉडुलस ही है। ओके, तो बल्क कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं सी से जाहिर करूं और बल्क मॉडुलस को मैंने किससे जाहिर किया, के से, तो मैं लिख सकता हूं सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। अब के का यूनिट क्या है, Nm-2, तो फिर बल्क कंप्रेसिबिलिटी का उसका उलट हो जाएगा, Nm-2 है तो वो +2 हो जाएगा, तो इधर Nm-2 n की पावर -1 हो जाएगा ना। तो कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, जो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या है, Nm-2, इधर n की पावर +1 है, उधर -1, इधर -2 है, उधर +2, तो ये यूनिट उलट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। आप जरा इन चीज़ों को नोट करें, फिर हम शेयर मॉडुलस और एक आधा एमसीक्यूज पढ़ते हैं। शाबाश। तो जी बेटा आप लोग जरा तवज्जो करें, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस मैंने आपको पढ़ा दिया है। इधर बल्क मॉडुलस के मुतालिक एक बात मैं और आपको बता दूं कि कुछ बुक्स के अंदर ना बल्क मॉडुलस में डेल्टा V/V के साथ नेगेटिव का साइन डाला जाता है, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब पता क्या है कि ये F/A क्या है, ये स्ट्रेस है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ डालने का मतलब इतना ही होता है कि इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन वॉल्यूम। बट बल्क मॉडुलस इज टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बल्क मॉडुलस की जब आप वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक हो गया। ये नेगेटिव साइन आपने डालने वरना कोई हर्ज नहीं है, लेकिन के की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं शेयर मॉडुलस पे। एक बात आप लोग नोट करेंगे, शेयर मॉडुलस का दूसरा नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बाज़ औक़ात पेपर में ऐसे भी आता है डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग याद रखेंगे, शेयर मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड चीज़ों पर अप्लाई होता है। बच्चे ज़रा तवज्जो करें, अब आपको समझ आ गई। यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, सॉलिड पे। लिक्विड और गैसेस पर यंग और शेयर मॉडुलस अप्लाई नहीं होता। सिर्फ बल्क मॉडुलस वो वाहिद है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पर अप्लाई होता है। और यही वजह है कि अगर वाटर का यंग मॉडुलस 0 है ना, तो वाटर का शेयर मॉडुलस भी 0 है। अगर मरकरी का यंग मॉडुलस 0 है तो शेयर मॉडुलस भी 0 है, क्योंकि मरकरी और वाटर क्या है, लिक्विड, और लिक्विड पर दोनों अप्लाई नहीं होते। तो टेबल में आपने गौर से देख लेना है। ओके, आगे चलते हैं। शेयर मॉडुलस की डेफिनेशन, शेयर मॉडुलस को एस से जाहिर कर लें या जी से जाहिर कर लें, आपकी अपनी मर्जी है जी। तो क्या लिखेंगे जी इसका डेफिनेशन या फार्मूला, इट इज अ रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस, अब आपने डेफिनेशन इसको बना लेंगे ना, द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। इसको जी से जाहिर कर रहा हूं मैं, तो बच्चे क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फार्मूला तो एक ही है ना, F/A। और आपको पता है कि शेयर स्ट्रेन का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, डेल्टा A/A विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, A नीचे आ जाएगा, तो G इज इक्वल टू F/A tan थीटा। और अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको हम F/A थीटा भी लिख सकते हैं। तो G इज इक्वल टू F/θ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शेयर मॉडुलस इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। बिल्कुल उसी तरह कि अगर यंग मॉडुलस इन 1 2 3 4 चारों पर डिपेंड नहीं करता, बल्क मॉडुलस भी चारों चीजों पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए ना, फोर्स को डबल कर दें, एरिया को हाफ कर दें, तो व्हाट इज बल्क मॉडुलस, रिमेन सेम। और बिल्कुल इसी तरह शेयर मॉडुलस भी फोर्स पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये तीनों इन चीजों पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं जी। एमडी कैट के रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल पे भी अक्सर आया हुआ है। विच वन इज मोर इलास्टिक, बताएं जी दोनों में से ज्यादा इलास्टिक कौन है, रबर और स्टील।
ज़्यादा फेमस यही एमसीक्यू हैं। अब आप ये ना कहिएगा सर ऑप्शन 2 तो होते ही नहीं है, 4 होते हैं, मुझे भी पता है। फिलहाल आप इस पे फोकस करें जो बता रहा हूँ। बताएं जी आंसर क्या है, रबर और स्टील में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? तो आई होप को जो कैमरे के सामने बच्चे बैठे हैं, ज़्यादातर का आंसर ये होगा सर रबर ज़्यादा इलास्टिक है। गलत है भाई साहब। इलास्टिसिटी का मतलब पता है क्या है? इलास्टिसिटी और है, इलास्टिक मॉडुलस और है। अक्सर बच्चे इलास्टिक मॉडुलस का मतलब समझ लेते हैं कितना लचक है, हालांकि ऐसा मतलब ही नहीं है। मेरी बात सुने, मैं इसका आंसर आपको समझाता हूँ। इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला क्या है? अगर मैं बात करूँ रबर की, तो ज़रा पहले मैं इसका आंसर समझा दूँ आपको। इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला क्या है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस को सिग्मा से, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। रबर के केस में 2 ऑप्शन है ना इसके। अब ज़रा देखें, ये मेरे पास रबर है, ये ज़रा तवज्जो करें। इस पे मैं थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ, तो स्ट्रेन ज़्यादा पैदा हो जाती है। बात समझ आ गई? रबर पे थोड़ी सी फोर्स लगाएं, स्ट्रेस, फोर्स का मतलब क्या है? स्ट्रेस। थोड़ी सी स्ट्रेस लगाएं, स्ट्रेन ज़्यादा पैदा होगी। इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रेस अगर मैं थोड़ी सी लगाता हूँ तो स्ट्रेन ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है? यानी कि नीचे के वारों का मतलब है फोर्स थोड़ी सी लगाता हूँ, स्ट्रेन ज़्यादा। और बच्चे अगर आपको मैथ थोड़ी बहुत आती है तो आपको पता है ना, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू बड़ी होती है आंसर उतना छोटा आता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि रबर का इलास्टिक मॉडुलस तो कम आएगा, रबर का इलास्टिक मॉडुलस कम होगा। अच्छा जी, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। रबर, दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टील। तो व्हाट इज स्टील? स्टील के बारे में क्या होगा? व्हाट अबाउट द स्टील? फिर मैं इसका फार्मूला लिखता हूं इलास्टिक मॉडुलस का, E इजिकल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस को सिग्मा से, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से। अब रबर ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लगाए स्ट्रेन ज्यादा आता है, ऐसे। लेकिन अगर कोई आपके पास स्टील का पैमाना हो, ये अक्सर बच्चों के पास स्केल आप यूज करते हैं ना स्टील का, तो मेरे पास आपको पैमाना तो नहीं है, ये अब की है तो आप इसको समझ लेंगे स्टील की है। अब गलती ना निकालिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ स्टील का पैमाना है, अब मैं फोर्स इस पर ज्यादा लगा रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं स्ट्रेस जितनी मर्जी आप लगा लें स्ट्रेन पैदा ही नहीं हो रही, या आप ये कह लें कि बहुत कम हो रही है। यानी कि ज्यादा स्ट्रेस लगाने से, आप स्ट्रेस जितनी मर्जी लगा दें स्टील के ऊपर, फोर्स जितनी मर्जी लगा दें, स्ट्रेस आप ज्यादा लगा रहे हैं, स्ट्रेन कम पैदा हो रहा है, ऐसे है। तो बटे में अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होती है तो आंसर बड़ा आता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? विच वन इज मोर इलास्टिक? स्टील इज मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब, ये इलास्टिक मॉडुलस का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज लचकदार कितनी है, यही तो गलत फहमी है बच्चों के दिल में। तो फिर अक्सर एमडी कैट में बच्चे गलत करते हैं, कौन सा ज्यादा इलास्टिक होता है? स्टील। तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है। क्यों स्टील ज्यादा इलास्टिक क्यों है? क्योंकि जितनी मर्जी फोर्स लगा दें स्ट्रेन इसमें कम पैदा होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिक मॉडुलस का जरा मतलब नोट करें, डिफिकल्टी इन डीफॉर्मेशन, यानी कि जितना ज्यादा मुश्किल है चीजों को डीफॉर्म करना, स्टील को डीफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए स्टील का इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है। रबर को डीफॉर्म करना आसान है, इसीलिए रबर का इलास्टिक मॉडुलस भी कम है। तो इलास्टिक मॉडुलस का मतलब यही होता है, हाउ वाज डिफिकल्ट टू डीफॉर्म अ मटेरियल। बात समझ आई? तो अब आपको पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, तो इलास्टिक मॉडुलस का मतलब ये नहीं कि लचक, कभी भी नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है वो और चीज है, इलास्टिक मॉडुलस और चीज है। तो रबर और स्टील में ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील। ये मैंने आपको दोनों का आंसर अलग अलग समझा दिए। आई होप के बच्चे आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आप ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दें। ये मैं आपको बता दूं, यंग, बल्क और शेयर का टेबल आपने लाजमी देख लेना है, चंद अहम एमसीक्यूज उसमें से आ जाते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें ताकि लोगों का भला हो, इल्म का सफ़र आगे चले। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।